नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। 3 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखा था, जो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी क्लास है, जिसमें हम इकाई 3 की बात करेंगे, जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक उसके 5 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। और हमारा मिशन है भूगोल में बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 नंबर लाना। जो इकाई 3 है उसका पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। उसमें इकाई 3 में 5 अध्याय शामिल है, जिसमें चौथा पार्ट है प्राथमिक क्रियाएं, 5वां पार्ट है द्वितीय क्रियाएं, छठा पार्ट है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, और 7वां परिवहन और संचार, और 8वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इन 5 पार्टों से वो 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें 7 है वो एबीसीडी वाले प्रश्न होंगे इन 5 पार्टों से, 2 रिक्त स्थान वाले होंगे, 2 अति लघुत्मक यानी 1-1 नंबर वाले होंगे, 3 लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 1 3 नंबर का दीर्घात्मक प्रश्न होगा और 1 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न भी होगा। यानी इन 5 पार्टों से आपको सभी प्रकार के प्रश्न है वो याद करने चाहिए, छोटे हो या बड़े हो, किसी भी पार्ट से छोटा या बड़ा पूछा जा सकता है। इन 5 पार्टों से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 8 नंबर के प्रश्न है वो पहली इकाई से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरी इकाई से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और तीसरी इकाई से 18 नंबर के। इस प्रकार कुल 26 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 नंबर का है वो विषय का मैप पूछा जाएगा। ये जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक वो पूरी 28 नंबर की रहने वाली। 56 नंबर का पेपर होता है, 28 नंबर दोनों पाठ्य पुस्तकों का वेटेज रहेगा। इसमें हम 23 इकाई की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला चौथा पार्ट है प्राथमिक क्रिया, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सबसे पहला है आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, यानी जिनसे इनकम प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, यानी जो प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें पहला है आखेट। आखेट यानी शिकार करना, भोजन का संग्रहण करना, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन। ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण 7 गतिविधियां आती है। आगे तीसरा प्रश्न है उन 2 क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं आदिमकालीन मानव समाज अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहा करते थे। यानी जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी? प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं आखेट और भोजन संग्रह, यानी शिकार करना और पेड़ पौधों से भोजन संग्रहण करना। ये 2 प्राचीनतम आर्थिक ज्ञात क्रियाएं ये प्राचीन समय से चली आ रही है। चौथा प्रश्न है विश्व के किन 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है। आज भी भोजन संग्रहण है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण चिली में किया जाता है, जबकि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश में भोजन संग्रह किया जाता है। आगे 5वां प्रश्न है चिकल क्या है, ये किसे बनता है। चिकल जो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहा जाता है। जो च्युइंगम होती है उसका जो चूसने के बाद शेष बचा हुआ भाग जो रबड़ का होता है उसे चिकल कहा जाता है। ये जयपुटा वृक्ष के दूध से बनता है। आगे छठा प्रश्न है चलवासी पशुचारणों की संख्या घटने के कोई 2 कारण लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलवासी पशुचारणों का पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी जो क्षेत्र है वो राजनीतिक सीमाओं के रूप में बढ़ जाना, राजनीतिक सीमाएं निर्धारित हो जाना। इस कारण पशुचारक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, इसके कारण भी पशुचारण पर रोक लगा दी जाती है। आगे 7वां प्रश्न है ऋतु प्रवास क्या है। पशुपालक अपने पशुओं के साथ गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानों की ओर प्रवेश करते हैं। यानी गर्मियों में तो मैदानी भाग से पर्वतीय की ओर चला जाता है ताकि वहां गर्मी कम होती है, जबकि सर्दियों में वो मैदानी भाग में आ जाता है जहाँ सर्दी कम होती है। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। यहाँ ऋतुओं के अनुसार अपना चारागाह बदलना ऋतु प्रवास कहलाता है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं। आगे 8वां प्रश्न है ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। 9वां प्रश्न है कृषि का अर्थ लिखिए। कृषि का अर्थ होगा खेतों को जोतना, फसलें, पशुओं के पालन पोषण की क्रिया कृषि कहलाती है। आगे 10वां प्रश्न है निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग है वो स्वयं करते हैं। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जिससे जो भी उत्पाद मिलता है उसका उपभोग स्वयं या अपने परिवार के लिए करता है। और निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गैर निर्वाह कृषि। 11वां प्रश्न है ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है। यानी ट्यूलिप पुष्प की कृषि किस देश की प्रसिद्ध है। जो ट्यूलिप पुष्प है उसकी कृषि नीदरलैंड की प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न है मिश्रित कृषि की
सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है और जो चारे की फसलें होती है वो मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। मिश्रित कृषि में फसल के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। आगे 13 प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज का नाम दिया गया? जो कोल खोज किसे कहा जाता है? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज का नाम दिया गया। आगे 14 प्रश्न है, उसमें आपके महाद्वीपों के नाम और जो प्रमुख घास के मैदान है उनका नाम दिया गया। आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना, इनमें से एक परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। इसमें पहला यूरेशिया, यूरेशिया में घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका, इसमें घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। अर्जेंटीना में प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्डेस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। आपको इन घास के मैदानों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 15 प्रश्न, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे? जो विकसित देश है वो खनन कार्य से पीछे क्यों हट रहे या खनन बंद क्यों करे? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य से इसलिए पीछे हट रहे क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी, इसमें श्रमिकों का खर्चा बहुत अधिक आता है। 16 प्रश्न, विकासशील देश खनन कार्य क्यों महत्व दे रहे? जो विकासशील देश है वो खनन को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर देशवासी उनसे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व देते हैं। यानी विकासशील देशों में श्रमिक शक्ति अधिक है और कम लागत में अधिक श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए खनन कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे 17 प्रश्न है, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? जो डेयरी कृषि कार्य जो शहरी क्षेत्र होता है उसके आसपास ही क्यों किया जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध और अन्य जो डेयरी उत्पाद होते हैं उनके अच्छे बाजार होते हैं। आगे 18 प्रश्न है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? जो बाजारी सब्जी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है और ताजा वस्तु की मांग के लिए ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। आगे 19 प्रश्न है, वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख 3 क्षेत्र देखिए। जो वाणिज्य डेयरी कृषि उसका सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर पश्चिम यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र कनाडा और तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है। आगे 20 प्रश्न है, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। एक ट्रक द्वारा एक रात में बाजार और फार्म के बीच जो तय की गई दूरी है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी जो नगरीय क्षेत्र है उसके चारों ओर सब्जियों का उगाना, सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। एक ट्रक एक रात में बाजार और फार्म के बीच जो दूरी तय करता है उसके आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। आगे 21 प्रश्न है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता और क्षेत्र लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा कि रोपण कृषि की विशेषता क्या है या रोपण कृषि की प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें सम्मिलित होती है। रोपण कृषि का क्षेत्र का आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। रोपण कृषि में श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं और रोपण कृषि विश्व के कई देशों में की जाती है। जिस प्रकार भारत और श्रीलंका में चाय की रोपण कृषि की जाती है, मलेशिया में रबर की कृषि की जाती है, ब्राजील में कॉफी कृषि की जाती है, पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना और केलों कृषि की जाती है, फिलीपींस में नारियल और गन्ना कृषि की जाती है और इंडोनेशिया में गन्ना की रोपण कृषि की जाती है। आगे 22वां प्रश्न, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, उपज और प्रक्रिया को समझे। जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, उसमें कौन कौन सी फसलें सम्मिलित होती है और ये किन क्षेत्रों में होती है, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र, ये कृषि अधिकतर मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है। ये कृषि योग्य क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपाज और दक्षिण अफ्रीका में वेल्डेस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। आपको इन घास मैदानों का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो विस्तृत वाणिज्य कृषि वो घास मैदानों में की जाती है। ये घास के मैदान अति महत्वपूर्ण है, इनमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसलें, इसमें मुख्य फसल गेहूं होती है और अन्य फसलें मक्का, जौ, राई और जई होती है। इसमें उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। एक ही फसल की प्रधानता कम होने के कारण इसमें फसल का परिवर्तन है वो नहीं किया जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रक्रिया, इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। यानी इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। बहुत बड़े हेक्टेयर का मालिक एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होती है इसलिए भूमि से अधिक फसल प्राप्त करने पर ध्यान कम दिया जाता है। यहाँ कृषि उत्पादक को भंडार करके रखा जाता है और अधिक मांग होने पर बेचा जाता है। इसमें खेत है वो बहुत बड़े होते हैं और सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। आगे 23वां प्रश्न है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र
प्रक्रिया और समस्या को समझाइए। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आदिमकालीन निर्वाहकर्षी और गैर निर्वाहकर्षी में अंतर बताइए या इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसमें आदिमकालीन निर्वाहकर्षी के क्षेत्र, प्रक्रिया और समस्या को समझाना। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से, इनकी प्रक्रिया यानी इसकी विशेषता क्या है, इसकी समस्या क्या है। आदिमकालीन निर्वाहकर्षी कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ आदिम जाति के लोग ये कृषि कार्य करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से झूमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा और मलेशिया, इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। जो आदिमकालीन निर्वाहकर्षी है उसमें ये मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसमें किया जाता है, जैसे अफ्रीका या दक्षिण और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और मलेशिया, इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। आदिमकालीन निर्वाहकर्षी की प्रक्रिया, इस कृषि में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन और दहन कृषि भी कहलाती है, या स्लैश एंड बर्न। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, किसान नए क्षेत्र में वन जलाकर लकड़ी के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात किसान वापस पहले वाले क्षेत्र पर कृषि करने आ जाता है, यानी इसमें क्षेत्र को बदला जाता है। एक बार किसी क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख बनाकर वहां कृषि की जाती है। 3 से 5 वर्ष तक राख उर्वरक का काम करती है। जब राख की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तब किसान उस भूमि को छोड़ देता है और अन्य जगह पर साफ कर कृषि करता है और 10-15 वर्ष बाद पहले जिस क्षेत्र पर कृषि की थी उसी क्षेत्र पर आ जाता है। इसमें समस्या स्थानांतरण कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्कर यानी आग लगाकर कृषि तैयार करना छोटा होता जाता है। इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस कृषि का भविष्य है वो अच्छा नहीं, यानी इसमें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। जो बोने योग्य क्षेत्र है उसकी कमी होती जाती है। आगे 24वां प्रश्न है, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। कृषि संगठन किसानों के खेतों पर अपना अधिकार और उसमें सहायक सहकारी नीतियों से प्रभावित होता है। कृषि के 2 प्रमुख प्रकार है कृषक संगठनों के आधार पर। इसमें पहला है सहकारी कृषि, जब किसानों का समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत खेत बरकरार रहते हुए सहकारी रूप में खेती की जाती है। सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप में सहायता करती है, जैसे कृषि कार्य से जुड़े सभी चीजें खरीदना, फसल को उचित मूल्य पर बेचना, सस्ती दरों पर प्रोसेसिंग साधन की व्यवस्था करवाना। पश्चिम यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में ये सामूहिक कृषि सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक किसान इसका सदस्य जो सहकारी कृषि है वो सबसे अधिक डेनमार्क में सफल हुई, जहां प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य। दूसरी कृषि है सामूहिक कृषि। इस प्रकार कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ होता है, जिसका उद्देश्य कृषि के पुराने तरीकों को बदलना और उत्पादन में वृद्धि करना था। इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज का नाम दिया गया। आपको यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि क्या कहा जाता था। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि कोल खोज कहा जाता है और जो सामूहिक कृषि है वो पहले सोवियत संघ में ही प्रचलित थी। इसमें सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन और श्रम को मिलाकर कार्य करते। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। आपको इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच अंतर भी पूछा जा सकता है कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। इस प्रकार आपके इस पाठ में 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में से आपके परीक्षा में पक्के वो प्रश्न पूछे जाएंगे या जो छोटे फैक्ट है वो दिए गए। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घर से बाहर होता है। दूसरा स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। स्थानांतरण कृषि जो एक क्षेत्र को बदलकर दूसरे स्थान पर की जाती है उसे कर्तन और दहन यानी स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तीसरा फसल चक्र और अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फसल चक्र और अंत फसली कृषि यानी फसल चक्र में पहले उसी स्थान पर कोई दलहन फसल बोना फिर खाद्यान्न फसल बोना, इससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। चौथा अंगूर, खट्टे फल, अंजीर, जैतून की कृषि है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता। 5 भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि। ये पूछा जा सकता है रिक्त स्थान की खालजगा कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो अति विशिष्ट प्रकार की कृषि। इस प्रकार आपके जो प्राथमिक क्रिया वाले पाठ है उससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछ जाएंगे। अध्याय 5 आपके है द्वितीय क्रिया है जो इकाई 30 है। उसमें इकाई 3 में दूसरा अध्याय है
द्वितीय क्रिया यानी जो सेकंड सेक्टर है इसमें वो क्रिया आती है जो उद्योगों से संबंधित होती है, जो विनिर्माण से संबंधित होती है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विनिर्माण से क्या है। विनिर्माण से ऐसी मशीनों द्वारा वस्तु का उत्पादन है और विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाने, यानी किसी भी वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। दूसरा आधारभूत उद्योग और गैर आधारभूत उद्योगों में अंतर लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा वह उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यानी ऐसा उद्योग जिससे जो उत्पाद बनता है उसको अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, जो लौह इस्पात उद्योग में लौह इस्पात बनता है उनका एल्यूमिनियम उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे उद्योग जिनके उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है या उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। गैर आधारभूत उद्योग का दूसरा नाम है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। तीसरा प्रश्न है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है जैसे मशीन और औजार। चौथा प्रश्न है यदि आपको कच्चे माल पर आधारित दो कृषि उद्योग लगाने हो तो आप किन उद्योगों का चयन कीजिए। यानी कृषिगत आधारित जो कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित आपको उन उद्योगों का नाम लिखना है। इसमें पहला है सूती कपड़ा उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है और रबर उद्योग कृषि पर आधारित है। आप इन तीनों में से कोई दो लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहा जाता है और प्रौद्योगिक ध्रुव के कोई दो उदाहरण बताइए। जो टेक्नोलॉजी हब है किसे कहा जाता है। वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग क्षेत्र जो किसी विशेष क्षेत्र में संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। यानी वो अधिक टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। इसके उदाहरण है, आपको उदाहरण विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहला है सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, दूसरा सिएटल के समीप सिलिकॉन वन और तीसरा भारत में बेंगलुरु। भारत में बेंगलुरु एक प्रमुख प्रौद्योगिकी ध्रुव है। छठा प्रश्न है लाभ संबंध अर्थव्यवस्था क्या है। मुख्य उद्योगों के समीप स्थित होने से अन्य छोटे उद्योगों को भी लाभ प्राप्त होता है। इसे दोनों उद्योगों के बचत और लाभों में वृद्धि होती है जिसे लाभ संबंध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी मुख्य उद्योग के समीप जो छोटे उद्योग होते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है। इसे दोनों उद्योगों की बचत और लाभ में वृद्धि होती है जिसे लाभ संबंध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी समूह में लाभ कमाने वाली अर्थव्यवस्था। सातवां प्रश्न है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया है उनमें अंतर क्या है। प्राथमिक क्रिया जिन कार्यों में उत्पादन सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है, जबकि जिन कार्यों में उत्पादन के लिए प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उत्पादन के लिए उसे द्वितीय क्रिया कहा जाता है। और जो प्राथमिक क्रियाकलाप इसके उत्पादन कम मूल्यवान होते हैं जबकि द्वितीय क्रियाकलाप के उत्पादन अधिक मूल्यवान होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है जबकि द्वितीय क्रियाकलाप के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे आठवां प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके उद्योगों के वर्गीकरण से हर बार एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, चाहे आकार के आधार पर हो, कच्चे माल के आधार पर हो या स्वामित्व के आधार पर। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र और तीसरा संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित होता है जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग किसी निजी व्यक्ति या निजी संगठन द्वारा संचालित होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग निजी व सरकारी क्षेत्र की कंपनी मिलकर संचालित करती है। भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा सरकार के अंडर होता है जबकि निजी क्षेत्र कोई निजी व्यक्ति या निजी संगठन चलाता है। संयुक्त क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों की पार्टनरशिप से चलते हैं। आगे नौवां प्रश्न है स्वच्छंद उद्योगों की विशेषता बताइए। स्वच्छंद उद्योग की विशेषता ये किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग है जो संगठक पूर्वजों पर निर्भर रहते हैं। ये संगठक पूर्जे कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वच्छंद उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है। स्वच्छंद उद्योगों में श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते और स्वच्छंद उद्योगों की में महत्वपूर्ण कार्य वो सड़कों के जाल द्वारा पहुंच होती है। जो स्वच्छंद उद्योग होता है वो किसी एक विशेष प्रकार के कच्चे माल पर नहीं निर्भर होता है। ये पुर्जों को जोड़कर कोई वस्तु बनाता है, जैसे कि घड़ी उद्योग है, आभूषण उद्योग है, ये पुर्जों पर निर्भर करता है। ये पुर्जे कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन भी कम मात्रा में होता है, श्रमिक भी कम लगते हैं, लेकिन ये प्रदूषण नहीं फैलाते, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
आगे 10वां प्रश्न है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कोई 4 विशेषता बताइए। ये अति महत्वपूर्ण है, आपसे विनिर्माण की 3 या 4 विशेषताएं पूछी जा सकती है। यदि 3 नंबर का पूछा जाएगा 3 विशेषता और 4 नंबर का पूछा जाएगा 4 विशेषताएं पूछी जाएगी। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता, कौशल का विशिष्टीकरण यानी उत्पादन की विधियां। वर्तमान में जो विनिर्माण होता है उसमें उत्पादन की विधियां अलग अलग है। बड़े पैमाने के उद्योगों में एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसे लागत कम आती है और सस्ता पड़ता है, जबकि जो छोटे पैमाने के उद्योग है उसमें ऑर्डर मिलने पर वस्तु बनती है, जिसके कारण लागत अधिक आती है और महंगा भी पड़ता है। यानी बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने उद्योग की उत्पादन की विधियां अलग अलग है। विनिर्माण की दूसरी विशेषता है यंत्रीकरण। बड़े पैमानों पर किसी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे यंत्रीकरण कहा जाता है। आजकल ये कार्य स्वचालित मशीनों से किया जाता है। स्वचालित कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। विनिर्माण की तीसरा कार्य प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग। आज के वैज्ञानिक युग में शोध और अनुसंधानों के कारण विनिर्माण के क्षेत्र में लगातार नए परिवर्तन किए जाते हैं। विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों को हटाने और प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग है वो आवश्यक हो जाता है। विनिर्माण की चौथी विशेषता संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशल संगठन का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है। संगठन का निर्माण विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर किया जाता है। इससे कम प्रयास और कम लागत से अधिक माल का उत्पादन होता है। एक बड़ा संगठन प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित कार्य स्थान और साधनों की व्यवस्था करता है। यानी जो विनिर्माण होता है उसमें एक निश्चित संगठन होता है और प्रत्येक स्तर पर अलग अलग संगठन होता है जो उस कार्य के प्रबंधन को देखते हैं। आगे 11वां प्रश्न है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। आकार के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। आकार के आधार पर उद्योग, किसी उद्योग का आकार उसमें लगी पूंजी, काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला घरेलू या कुटीर उद्योग, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं। साधारण औजारों द्वारा तैयार माल का या तो वह स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में बिक्री कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदली बदली भी करते हैं। जो घरेलू या कुटीर उद्योग, इसमें परिवार के सदस्य मिलकर ही बनाते हैं और अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं या गाँव के सामान्य बाजार में बेच देते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है। पूंजी, मशीन और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा जो निर्मित वस्तु है उनका व्यापारिक महत्व कम होता है। अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित होते हैं। इस उद्योग की प्रमुख चीजें खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, खिलौने, रस्सी, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाना है। ये घरेलू या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पादन और तकनीक और निर्माण स्थल यानी घर से बाहर कारखाना, ये दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों में दूसरा प्रकार है छोटे पैमाने के उद्योग यानी लघु उद्योग। इसकी उत्पादन और तकनीक, निर्माण स्थल घर से बाहर, ये दोनों कुटीर उद्योग भिन्न होते हैं। इसमें अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साथ चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अर्धकुशल श्रमिक और जो विद्युत चालित यंत्र होते हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है। रोजगार के अवसर इन उद्योग में अधिक होता है, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ती है। भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे विकसित देशों में वहां की सरकार अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देती है। छोटे पैमाने के प्रमुख उद्योग है रस्सी निर्माण है, आभूषण निर्माण है, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाना है। आकार के आधार पर तीसरा उद्योग है बड़े पैमाने के उद्योग या वृहत उद्योग। इसमें आपके बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गए। तीसरा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बड़े पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूह में बांटा जा सकता है। पहला परंपरागत बड़े औद्योगिक प्रदेश और दूसरा उच्च प्रौद्योगिकी वाले बड़े प्रदेश। इस प्रकार जो आकार के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखने, घरेलू या कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग या वृहत उद्योग। 12वां प्रश्न है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे, व्याख्या कीजिए। यानी अधिकतर देशों में जो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग है वो महानगरों के परिधि क्षेत्र यानी महानगरों के पास वाले क्षेत्रों में क्यों विकसित हो रहे हैं। इसका कारण है इन क्षेत्रों में भविष्य में कारखानों के विस्तार के लिए भूमि की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। यानी बाद में भी अगर यदि कोई कारखाना अपना विस्तार करना चाहता है तो उसके लिए भूमि उपलब्ध रहती है। इस क्षेत्रों में सस्ते मूल्यों पर भूमि उपलब्ध हो जाती है। इस क्षेत्रों में यातायात परिवहन का भी विकास मिलता है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों से पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक उद्योग के लिए उपलब्ध हो जाता है और इन क्षेत्रों में जो नगरों के आंतरिक भाग है उनकी तुलना में कम प्रदूषण वाला सुखद वातावरण भी मिलता है। इस कारण जो महानगरों के परिधि क्षेत्र यानी महानगरों के बाहरी क्षेत्र लेकिन महानगरों के पास ही उनमें नए उद्योग विकसित हो रहे हैं।
13 प्रश्न है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की प्रमुख 3 विशेषताओं को लिखिए। इन उद्योगों में उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण है वो ज्ञान, शोध और विकास के आधार पर किया जाता है। इसमें उच्च दक्षता वाले दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक यानी सफेद कॉलर श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है, जिनकी संख्या वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक नीला कॉलर श्रमिकों से अधिक होती है। जो सफेद कॉलर श्रमिक होता है वो दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक होता है, जबकि नीला कॉलर श्रमिक वास्तविक उत्पादन वाले श्रमिक होते हैं। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले श्रमिक होते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के क्षेत्र साफ सुथरे होते हैं और वहाँ प्रयोगशालाएं भी देखने को मिलती है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रमुख उत्पाद है रोबोट है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन निर्माण है, रसायन और औषधि निर्माण है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इस बात से आपके जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो वन लाइनर फैक्ट है, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। अमेरिका की मक्का पेटी के 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं। चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। जो चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग है वो पशु आधारित उद्योग है। और 5 निर्माण क्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी की नवीनतम पीढ़ी है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। ये जो आपके वन लाइनर फैक्ट है इनको भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जो 5 पार्ट द्वितीय क्रिया है उन इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको 2 से 3 बार जरूर पढ़े। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपके छठा पार्ट है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। जो इकाई 3 है उसका 30 अध्याय तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें पहला प्रश्न है जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है? क्योंकि सेवा सेक्टर जो तृतीय क्रियाकलाप का कार्य है वो कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है, इसलिए जनशक्ति है वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा प्रश्न है पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। पर्यटन को प्रभावित करने वाला पहला कारक है मांग और दूसरा मार्ग, यानी कोई भी स्थान मार्ग से किस प्रकार जुड़ा है ये भी पर्यटनों को प्रभावित करता है और किसी भी स्थान में मांग किस चीज की ये भी पर्यटन को प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न है प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों के नाम लिखिए। प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और जो प्रमुख सेवाएं है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। चौथा प्रश्न है श्रृंखला भंडार क्या? ये ऐसे भंडारगृहों का समूह है जिसमें माल यानी वस्तु का भंडारण कुशल, अनुभवी और भंडारण की योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी एक भंडार के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके नए भंडार भी खोले जाते हैं। आगे 5वां प्रश्न है पर्यटन क्या है और पर्यटन कैसे तटीय क्षेत्र का बड़ा उद्योग बन गए? पर्यटन व्यापार के अलावा मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहा जाता है, यानी व्यापार के अलावा मनोरंजन के उद्देश्य से कोई भी यात्रा की जाती है उसे पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। पर्यटन में आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसी अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ये रोजगार उपलब्ध करवाने और राजस्व की दृष्टि से तटीय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। जो तटीय क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है वो पर्यटन है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पर्यटक आते हैं उनको आवास भी प्रदान करना पड़ता है, भोजन, परिवहन, मनोरंजन ऐसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ती है। छठा प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार से आप क्या समझते हैं? यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में अवधि से बाजार लगते हैं उसे आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते वहाँ निश्चित समयांतराल पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं, या सप्ताह में एक दिन या पक्ष में एक दिन बाजार लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग समय समय पर यहाँ आकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। आगे 7वां प्रश्न है फुटकर व्यापार सेवा का विश्लेषण कीजिए। यानी फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, आपको इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें फुटकर का पूछा गया है वे सभी व्यापारी क्रियाकलाप जिसमें वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। यह सेवा मुख्य रूप से विक्रय के लिए निर्धारित दुकानों और भंडारों में संपन्न होती है या बेची जाती है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार यानी डोर टू डोर, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीन और इंटरनेट है ये फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे, इसके कारण जो फुटकर व्यापार है उसमें नवाचार आया था। 8वां प्रश्न है चिकित्सा पर्यटन क्या है? विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चिकित्सा पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़ा चिकित्सा का उपचार है। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरने वाले देश हैं। जैसे
इसमें प्रमुख देशों का नाम पूछा गया है, जिसमें भारत है, थाईलैंड है, श्रीलंका और मलेशिया। इन चारों देशों में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में ये तेजी से उभरते हुए देश हैं। 9वां प्रश्न है, अंकीय विभाजकों के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना तथा संचार तकनीक तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजक से, यानी लोगों की सूचना और जो संचार तकनीक है उस तक पहुंच कितनी है, इससे यह पता चलता है कि विश्व का कोई भी देश कितनी शीघ्रता से अपने लोगों को सूचना और संचार तकनीक तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश इस देश दिशा में आगे बढ़ गए, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। इस प्रकार देशों में विभाजन को अंतर को अंकीय विभाजक कहा जाता है, यानी देशों में जो सूचना और संचार तकनीक तक पहुंच का अंतर है उसे मुख्य रूप से अंकीय विभाजक कहा जाता है। यानी कोई देश अपने नागरिकों को किस प्रकार सूचना और संचार तकनीक तक पहुंच और उसके लाभ प्रदान करता है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए, लेकिन विकासशील देश अभी भी पिछड़े हुए हैं। आगे 10वां प्रश्न है, द्वितीयक और तटीय क्रियाकलाप में प्रमुख अंतर बताना है। द्वितीय क्रियाकलापों के संबंध मुख्य रूप से विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से, वही तटीय क्रियाकलाप संबंध व्यापार, वाणिज्य और परिवहन, संचार, सेवा से है। द्वितीय क्रियाकलाप उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी और फैक्ट्री क्रियाओं पर निर्भर करता है, जबकि तटीय क्रियाकलाप वो कर्मचारियों की विशिष्ट कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर अधिक निर्भर करता है। जो द्वितीय क्रियाकलाप है वो मशीनों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, जबकि तटीय क्रियाकलाप है वो अनुभव और ज्ञान पर अधिक निर्भर करता है। आगे 11वां प्रश्न है, चतुर्थ व पंचम क्रियाकलापों में अंतर बताइए। जो चौथा और पांचवा क्रियाकलाप है उसमें प्रमुख अंतर क्या है? चौथे क्रियाकलाप में ज्ञान उन्मुखी कार्य आता है, जबकि पंचम क्रियाकलाप में नवीन विचार और नई टेक्नोलॉजी के कार्य आता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होता है, जबकि पंचम कार्य में उच्च स्तर के निर्णय लेने या नीतियों का निर्माण करने वाले शामिल होते हैं। आगे 12वां प्रश्न है, थोक व्यापार की प्रमुख विशेषता बताइए। पहले एक प्रश्न फुटकर व्यापार पूछा, अब थोक व्यापार, इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। थोक व्यापार की प्रमुख विशेषता, इसमें अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागर और सप्लायर द्वारा होता है। इस व्यापार में श्रृंखला भंडार सहित कुछ बड़े भंडार निर्माणकर्ताओं से सीधे खरीद लेते हैं और थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं। थोक विक्रेता में यानी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है। ये कार्य बिचौलियों, सौदागरों और सप्लायर द्वारा होता है। इसमें जो श्रृंखला भंडार सहित कुछ बड़े भंडार है वो निर्माण करता है, सीधी वस्तुओं को खरीद लेते हैं, और जो फुटकर भंडार होता है इनको थोक विक्रेता उधार पर भी देते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, व्यापारी केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है व्यापारी केंद्र कहलाता है। व्यापारी केंद्रों को नगरीय और ग्रामीण विपणन केंद्र, इन दो भागों में बांटा जा सकता है। आपको इन दोनों की विशेषताएं भी ध्यान में रखनी है। 14वां प्रश्न है, परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है? परिवहन दूरी को 3 रूपों में मापा जाता है। पहला किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई। वास्तविक दूरी होती है जिसे किलोमीटर में मापा जाता है। जो मार्ग की लंबाई होती है उसे किलोमीटर के रूप में मापा जाता है, इसे किलोमीटर दूरी कहा जाता है। दूसरा है समय दूरी। मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को समय दूरी कहा जाता है। तीसरा है लागत दूरी। यात्रा पर आने वाली लागत के रूप में लागत दूरी को व्यक्त किया जाता है। परिवहन के साधन के चयन में समय और लागत एक निर्णायक कारक है। आगे 15वां प्रश्न है, पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक बताइए। यानी वह कौन से कारक है जिसके कारण पर्यटक आकर्षित होते हैं या किसी देश में अधिक आते हैं? पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके 3 नंबर या 4 नंबर में बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है जलवायु। अवकाश की अवधि के दौरान पर्यटक प्राय ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां अनुकूल जलवायु दशा मिलती है। जैसे यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश पर्यटक है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उष्ण और धूपदार मौसम से आकर्षित होकर इन क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि जो यूरोप में शीतकालीन अवकाश होता है उस समय वहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इस कारण जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां धूप का आनंद उठाने के लिए पर्यटक जाना पसंद करते हैं। जहां अनुकूल जलवायु होगी वहां अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। दूसरा पर्यटन आकर्षण का कारक है भूदृश्य। आकर्षक पर्वतीय भूदृश्य, झीलें, सागरीय तट जैसे जो प्राकृतिक दृश्य है वो पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं। पर्यटन का तीसरा आकर्षण का कारण है इतिहास और कला। प्राचीन स्मारक, विरासत स्थल, पुरातत्व स्थल, किले, महल, धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। और पर्यटन आकर्षण का चौथा प्रमुख कारक है संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा जहां पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवासीय और भोजन व्यवस्था उपलब्ध होती है उन क्षेत्रों की ओर से भी अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग इसके उदाहरण। जिस देश की संस्कृति विकसित होगी वहां अत्यधिक पर्यटक आएंगे, और जहाँ पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवासीय और भोजन व्यवस्था उपलब्ध होगी वहां भी अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग इसके उदाहरण है।
आगे 16 प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, यानी आपके अनुसार भारत चिकित्सा पर्यटन में किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है। भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाना है। जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो टूरिज्म प्लेस है, उन पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाना चाहिए। हमारे चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक है वो आकर्षित हो सके। हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। चौथा है, भारत को अपनी चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने होंगे। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जल, विद्युत, सड़कें, संचार, परिवहन साधन आदि का विकास और विस्तार भी करना होगा। हमें चिकित्सकों और अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। इन सभी उपायों से वो चिकित्सा पर्यटन में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे 17 प्रश्न है, परिवहन तथा संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, यानी परिवहन और संचार सेवाओं का क्या महत्व है या इनसे क्या फायदा होता है। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की सुविधा को कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था या लाने की व्यवस्था परिवहन कहा जाता है। वही संचार सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों, विचारों के आदान प्रदान शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन और संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किए गए एक संगठित सेवा उद्योग है। परिवहन और संचार सेवाओं का अभाव में किसी भी देश का पूरा आर्थिक तंत्र नष्ट हो सकता है। ये सेवाएं वस्तु, सूचना और जनसंख्या को गतिशीलता प्रदान करती है, साथ ही आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति भी इन सेवाओं के माध्यम से होती है। परिवहन और संचार सेवा की उपलब्धता का प्रभाव देश के उत्पादन और देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर भी पड़ता है। इस प्रकार जो परिवहन और संचार सुविधाएं, इनका प्रभाव अन्य सेवाओं पर भी पड़ता है। यदि ये दोनों सेवाएं बंद हो जाए तो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर है वो प्रभावित होंगे और पूरा आर्थिक तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इस पाठ के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसमें तटीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। तटीय क्रियाकलाप में कोई भी वस्तु का उत्पादन और उसको बेचना, आदान प्रदान भी सम्मिलित होता है। तटीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। फुटकर और थोक व्यापार सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखाएं कहा जाता है। रेडियो दूरदर्शन को जनसंचार माध्यम भी कहा जाता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। पंचम क्रियाकलाप को सौरन कॉलर व्यवसाय कहा जाता है, यानी पंचम क्रियाकलाप को करने वाले जो श्रमिक होते हैं उन्हें सौरन कॉलर, गोल्डन कॉलर वाले श्रमिक कहा जाता है। आठ, पंचम क्रियाकलाप तटीय क्षेत्र का एक उप विभाग भी है। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है और मार्गों के सारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। ये जो छोटे फैक्ट है आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 7वां पार्ट है परिवहन और संचार। ये भी आपके इस 30वीं इकाई में सम्मिलित है। 30वीं इकाई में आपके चौथे पार्ट से लेकर 8वें पार्ट तक सभी पार्ट सम्मिलित है। 3 पार्ट है वो 2 अन्य इकाई, बाकी इन 5 पार्टों से आपके 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें ये सभी पार्ट सम्मिलित है। इस 7वें पार्ट में पहला प्रश्न है, परिवहन जाल क्या होता है। अनेक स्थानों को विभिन्न मार्गों द्वारा आपस में जोड़ने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। यानी अनेक स्थानों को विभिन्न मार्ग द्वारा आपस में जोड़ने पर जो प्रारूप, जो आकृति बनती है उसे परिवहन का जाल कहा जाता है। विश्व में परिवहन की प्रमुख विधाओं के नाम बताइए। विश्व में वर्तमान में परिवहन की प्रमुख विधाएं, पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन का एक नवीनतम साधन है। तीसरा, परिवहन का कौन सा साधन भारी वस्तुओं को महाद्वीपों के मध्य लंबी दूरी तक कम लागत पर ढोने के लिए उपयुक्त है। यानी परिवहन का ऐसा कौन सा साधन है जो लंबी दूरी में कम लागत पर वस्तुओं को पहुंचा सकता है। जो जल परिवहन या समुद्री मार्ग है वो कम लागत में वस्तुओं को लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है। चौथा, हिमालय आदि क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं उनमें परिवहन हेतु कुत्ते और रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। 5, विश्व में सर्वप्रथम रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई। विश्व में सर्वप्रथम पहली सार्वजनिक रेल है वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन और डार्लिंगटन के मध्य प्रारंभ हुई। यानी विश्व में सबसे पहले रेल सेवा 1885 में और इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। छठा प्रश्न है, सड़कों द्वारा माल का परिवहन क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सड़कों के द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है या सड़कों का क्या उपयोग है। क्योंकि इसके द्वारा वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। आगे 7वां प्रश्न है, महामार्ग क्या। महामार्ग जो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है उन्हें महामार्ग कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, नगरीय क्षेत्र में सड़क तंत्र पर यातायात संकुलता की समस्या के कोई 2 कारण बताइए। यानी सड़कों पर जाम किस कारण लगता है। पहला, वाहनों की संख्या में वृद्धि होना। वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, इसके कारण भी जाम लगते हैं। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना। वाहनों खड़े करने के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होती, इसलिए सड़कों पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं जिसके कारण भी यातायात संकुलता यानी यातायात जाम की समस्या होती है। 9वां प्रश्न है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन 2 नगरों को जोड़ते हैं।
जो महत्वपूर्ण महामार्ग जो जल मार्ग या रेलवे मार्ग है, इनके आपको दोनों बिंदुओं को या ये किस महाद्वीप से गुजरते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पीडीएफ में आपके जिन महानगरों का या जो जिन मार्गों का उल्लेख हुआ इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनके बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है वो वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। 10वां प्रश्न है सीमावर्ती सड़कें किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। सीमावर्ती सड़कें सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सारे सड़कें बनाई जाती है उसे सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें जो सीमा के पास में जो सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको जोड़ने और प्रतिरक्षा यानी रक्षा सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली सुरंग का नाम बताइए। लंदन और पेरिस है वो यूरो चैनल टनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। 12वां प्रश्न है ब्लू ट्रेन क्या है? ब्लू ट्रेन एक रेल मार्ग है जो दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन से प्रेटोरिया तक जाता है। 13वां प्रश्न है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों छोरों को जोड़ता है यानी पूरे महाद्वीप से गुजरता है। ऐसे रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हैं इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। इसका निर्माण लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे 14वां प्रश्न है विश्व यानी रूस के सबसे लंबे रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। ये अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व या रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। आगे 15वां प्रश्न है पार कैनाडियन रेल मार्ग की लंबाई लिखते हुए इसके अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। जो पार कैनाडियन रेल मार्ग है वो इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है यानी 7050 किलोमीटर। पूर्व में यह हेलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। 16वां प्रश्न है पार कैनाडियन रेल मार्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? पार कैनाडियन रेल मार्ग का निर्माण 1886 में एक संधि के तहत पश्चिम तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए किए गए। जो आपके पार कैनाडियन रेल मार्ग और पार साइबेरियन रेल मार्ग इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनकी लंबाई और इनके दो स्टेशन और ये किस महाद्वीप से या किस देश से गुजरते हैं इन तीन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अधिकतर प्रश्न इसी से पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम सिरों के नाम लिखिए। जो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये पश्चिम में पर्थ को पूर्व में सिडनी से जोड़ता है। इसको आपको मैप पर भी दर्शाना चाहिए। जो पर्थ है वो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम में और जो सिडनी है वो पूर्व में। 18 ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग वो पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ता है। 19वां प्रश्न है विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा? यानी विश्व में सर्वाधिक अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक व्यस्तम जल मार्ग है। आगे 20वां प्रश्न है वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है और क्यों? जो वृहद ट्रंक मार्ग है वो किसे कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। यह विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है। इसके दोनों तटों पर पतन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वृहद ट्रंक मार्ग किस मार्ग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। यह जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक व्यस्त मार्ग है उसको वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। विश्व का 1/4 व्यापार यानी 25% व्यापार वो एकमात्र इसी मार्ग द्वारा संपन्न होता है। 21वां प्रश्न है सुएज नहर किन नगरों को जोड़ती है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुएज नहर और पनामा नहर किन किन नगरों को जोड़ते हैं? जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागरों से जोड़ती है। आगे 23वां प्रश्न है वोल्गा जल मार्ग किस देश में स्थित है और इसकी लंबाई लिखिए। वोल्गा जल मार्ग रूस में स्थित है और इसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर लंबा है। 24वां प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला आंतरिक जलमार्ग कौन सा? विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला आंतरिक जलमार्ग राइन जलमार्ग है जो राइन नदी पर स्थित है। राइन नदी है वो जर्मनी से होकर गुजरती है। आगे 25वां प्रश्न है आंतरिक जलमार्ग का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? आंतरिक जलमार्ग में पहला नदियां, नहरें और झीलें महत्वपूर्ण है। इनका विकास है वो नहरों की नौगम्यता या नहरों में नावों का संचालन किस प्रकार किया जा सकता है, उसका चौड़ाई और प्रवाह की नियंत्रणता और उपयोग में ला जाने वाली परिवहन की जो टेक्नोलॉजी इन पर निर्भर करता है। आगे 23वां प्रश्न है बिग इंच क्या है? बिग इंच अमेरिका की एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। यह बिग इंच अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिग इंच अमेरिका की एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको खाड़ी में स्थित जो तेल के कुएं है वहां से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल लेकर जाती है। अगला प्रश्न है किस देश में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है? यहाँ दूध का पाइपलाइन के द्वारा परिवहन न्यूजीलैंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रशांत रेल मार्ग किन नगरों को जोड़ता है? जो प्रशांत रेल मार्ग है वो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। ये जो इस पीडीएफ में आपके रेल मार्ग या जो मार्ग पूछे गए आपको उनको याद करना है। इनसे बाहर आपके प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। आगे
प्रश्न है, जल परिवहन के क्या लाभ है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझ आधारित प्रश्न है, इसको आप आराम से लिख सकते हो। जल परिवहन के लाभ, इसमें वो मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है क्योंकि महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें रख रखाव की समस्या भी नहीं होती। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, यानी सस्ता क्यों? क्योंकि इसमें किसी मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता और कोई रख रखाव पर भी अतिरिक्त खर्च नहीं होता। आगे 30वां प्रश्न है, उपग्रह संचार प्रणाली की उपयोगिता को समझाइए। इसमें आपको बताना है कि उपग्रह संचार प्रणाली का महत्व क्या है या उपग्रह संचार प्रणाली से लाभ क्या। उपग्रह संचार पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कृत्रिम ग्रह का उपयोग करके सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की विधि, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षा में कृत्रिम उपग्रह उनका प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की विधि है। इसका उपयोग टेलीफोन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि में किया जाता है। यह संचार के अन्य साधनों का नियमन करते हैं। उपग्रह से प्राप्त जो चित्र है उनसे मौसम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उपग्रह से प्राकृतिक आपदा और देश की सीमाओं की निगरानी भी की जा सकती है। उपग्रह से वन विनाश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान भी की जा सकती है और उपग्रह से सूचनाओं को भेजने में समय और धन की बचत भी होती है। ये उपग्रह संचार प्रणाली महत्वपूर्ण या उनका महत्व है। आगे 31वां प्रश्न है, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत के प्रारंभिक योगदान को समझे, यानी भारत में उपग्रह का विकास किस प्रकार हुआ, भारत ने कौन कौन से उपग्रह भेजे। भारत ने सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था, जिसको 19 अप्रैल 1975 में भेजा। ये भारत का पहला उपग्रह। दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम, इसे 1979 में भेजा गया। तीसरा रोहिणी, इसे 1980 में भेजा गया। और चौथा उपग्रह वो एप्पल, जिसे 18 जून 1981 में भेजा गया। एप्पल की फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एप्पल उपग्रह का पूरा नाम क्या था। एप्पल उपग्रह पूरा नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट और इसे एरियन रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इसमें आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि भारत ने पहला उपग्रह वो 19 अप्रैल 1975 को भेजा, जिसका नाम आर्यभट्ट था। आगे 32वां प्रश्न है, साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता समझे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपने पास होने का अनुभव कर सकते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी की दुनिया, इंटरनेट से जुड़े सभी उपकरण साइबर स्पेस में आता है। साइबर स्पेस विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट कंप्यूटर के नेटवर्क का एक जाल है जिसे सूचनाओं को भेजा और प्राप्त किया जाता है। साइबर स्पेस 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ जब इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, यानी साइबर स्पेस एक काल्पनिक दुनिया जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपने पास बैठे होने का अनुभव कर सकते हैं। ये जानकारी की दुनिया, इंटरनेट से जुड़े जितने भी उपकरण है वो सभी साइबर स्पेस के अंतर्गत आते हैं। साइबर स्पेस की उपयोगिता या महत्व, साइबर स्पेस लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से फैलाता है। इंटरनेट से अधिक सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही है। इसके कारण वैश्विक ग्राम की संकल्पना साकार हो रही है, यानी पूरे विश्व को एक गांव के रूप में माने जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। साइबर स्पेस से सूचनाओं का आदान प्रदान, समय और धन की बचत होती है। कोई भी उद्योग, कंपनी, संस्था, सरकार अपनी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेबसाइट www.worldwideweb बनाता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। यह साइबर स्पेस के महत्व या उनके लाभ है। आगे 33वां प्रश्न है, सुएज नहर तथा पनामा नहर की तुलनात्मक व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पनामा नहर और सुएज नहर में अंतर है, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। छोटे प्रश्नों में वो 1.5 नंबर पूछा जा सकता है। सुएज नहर या पनामा नहर की विशेषता कोई 3-4 या बड़े प्रश्नों में 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला में इन दोनों के बीच अंतर है वो पूछा जाता है। अंतर पूछा जाता है, आपको सारणी बनाकर पूरा विशेष रूप से लिखना है। यहाँ 2 बिंदुओं के आधार पर पूछा गया है, यानी स्थिति के आधार पर सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर और आंतरिक जल मार्ग के रूप में इन दोनों क्या महत्व है इसके आधार पर अंतर। स्थिति, सुएज नहर है वो मिस्र में स्थित है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर है वो पनामा देश में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र में है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो पनामा देश में और अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, पनामा और प्रशांत महासागर। दूसरा बिंदु, आंतरिक जलमार्ग के रूप में महत्व। सुएज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रवेश प्रदान करती है तथा लिवरपूल और कोलंबो के मध्य प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तरमार्ग आंतरिक महाद्वीप की तुलना में घटाती है। ये जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है। जो सुएज नहर है वो जल बंधकों से रहित है, इसमें किसी प्रकार के जल बंधक नहीं है। ये जो लिवरपूल और कोलंबो जो श्रीलंका में, इसके मध्य की दूरी को कम करती है। ये लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी नहर है। जो सुएज नहर है उसकी लंबाई 160 किलोमीटर, गहराई 11 से 15 मीटर। इसमें प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे सुएज तक जाता है, फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो को जाती है।
इसके विपरीत जो पनामा नहर है वो लगभग 72 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है, जबकि जो स्वेद नहर है उसमें कोई जलबंधक तंत्र नहीं है। जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह पार करते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्र मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इस प्रकार पश्चिम यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी और दक्षिणी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इसके कारण मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को आपस में जुड़े हुए हैं। यद्यपि पनामा नहर का आर्थिक महत्व स्वेद नहर की तुलना में कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पनामा नहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। पनामा नहर है वो दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर का काम करती है। इस पार्ट से आपके जो इंपोर्टेंट फैक्ट, परिवहन में क्रांति 18वीं सदी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। ये रीति स्थान पूछा जा सकता है। परिवहन में क्रांति हर जगह के आविष्कार के बाद आई। परिवहन में क्रांति है वो भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। भाप के इंजन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है किस देश में महामार्ग है वो क्रिस क्रॉस करते हैं। चीन में है वो महामार्ग एक दूसरे क्रिस क्रॉस करते हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत यानी फैले हुए रेल मार्ग है। जल परिवहन एक सस्ता परिवहन साधन है। परिवहन का तीव्रतम साधन है वो वायु परिवहन है। स्वेद नहर का निर्माण 1869 में हुआ। परिवहन की प्रमुख विधि स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। पनामा नहर से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये जो सातवां पार्ट है परिवहन और संचार, ये मुख्य रूप से जो आपके मार्गों से संबंधित है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसमें जितने भी इस पीडी पे दिए गए आप वो पढ़ लेना। इसके अलावा आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज तक बोर्ड परीक्षा में इनके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो इसमें दिए गए, आप इनको 3 से 4 बार है वो जरूर पढ़ लेना। आगे आपके 8वां पार्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो 21-3 का अंतिम अध्याय और इस पुस्तक का भी लास्ट पार्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें पहला प्रश्न है व्यापार से क्या तात्पर्य। व्यापार करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। व्यापार करने के लिए 2 पक्षों का होना जरूरी है। इसमें एक पक्ष बेचता है और दूसरा पक्ष खरीदता है। दूसरा है गेट का पूरा नाम लिखते हो, इसका स्थापना वर्ष बताइए। गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और इसका स्थापना वर्ष है वो 1948 में। गेट की स्थापना 1948 में हुई, जिसने 1995 में WTO का रूप ले लिया था। विश्व व्यापार संगठन WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी, इसकी स्थापना और मुख्यालय बताइए। विश्व व्यापार संगठन जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट का उत्तराधिकारी है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गेट की स्थापना 1948 में हुई, उसके बाद गेट का उत्तराधिकारी विश्व व्यापारी संगठन बना, जिसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई। वर्तमान विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और गेट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे चौथा प्रश्न है डंपिंग क्या है। लागत से कम मूल्य पर वस्तु को दूसरे देश में बेचना डंप करना कहलाता है। यानी वस्तु में जितना खर्च आता है उससे भी कम मूल्य पर है वो दूसरे देश में बेचना। सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तु घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है। डंपिंग यानी जो लागत से कम मूल्य की वस्तु होती है उसको दूसरे देश में बेचना। इसके कारण उस देश के जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनको नुकसान होता है। कोई दूसरा देश है वो डंप की गई वस्तुओं के कारण उसकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहता है। जैसे चाइना है वो भारत में कोई वस्तु बेचना चाहता है तो चाइना उसकी लागत मान लो 10 रुपए है तो वो 10 रुपए को कम करके भारत में उस वस्तु को 7 रुपए में बेचेगा, ताकि उसके समान भारत में जो वस्तु बनाने वाले उद्योग है वो बंद हो सके और उन उद्योगों पर है वो चाइना का कब्जा हो सके। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो जाता है। ये डंपिंग है वो घरेलू उत्पादकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। 5वां प्रश्न है व्यापार संतुलन से क्या आशय। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं का रिकॉर्ड व्यापार संतुलन कहा जाता है। 6वां प्रश्न है प्रतिकूल और अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या आशय। यदि किसी देश के आयात का मूल्य उस देश के निर्यात मूल्य से अधिक होता है तो उसे ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी कोई देश दूसरे देश से अधिक रुपयों की वस्तुएं मंगाता है और अपने देश से कम रुपयों की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है, इसे ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। जबकि यदि किसी देश के निर्यात का मूल्य उस देश के आयात के मूल्य से अधिक होता है, यानी निर्यात का मूल्य उस देश के द्वारा भेजी गई वस्तुओं का मूल्य दूसरे देश में भेजी गई या बेची गई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, उसे धनात्मक अथवा अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। आगे 7वां प्रश्न है ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों है। ऋणात्मक व्यापार संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक क्यों है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, देश ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति रखता है। किसी देश का ऋणात्मक भुगतान संतुलन उस देश में अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को भी प्रेरित करता है। यानी यदि किसी देश के आयात का मूल्य अधिक है तो उस देश में जो पहले से
संचय किए गए वित्त है यानी जो धन है उसकी समाप्ति की ओर इंगित करता है। जो धन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आगे 8वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य कौन से, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। जो सदस्य देश है उसके मध्य व्यापार के जो नियम है उनका व्यवहार करता है। ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निर्धारण करता है। ये सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा भी करता है। ये विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त भी करवाता है। आगे 9वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की आलोचना के प्रमुख आधार क्या है, यानी विश्व व्यापार संगठन की कमियां कौन कौन सी है। मुक्त व्यापार व भूमंडलीकरण के प्रभाव में अमीर और गरीब देशों के मध्य खाई बढ़ती जा रही है, यानी विश्व व्यापार संगठन है वो मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण अमीर और गरीब देशों के मध्य अंतर बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन केवल विकसित और प्रभावशाली देशों के वाणिज्यिक हितों पर ही ध्यान देता है। जो विकसित और प्रभावशाली देश है उनके वाणिज्यिक हितों पर ही ध्यान देता है। जो विकासशील और पिछड़े देश है उनके वाणिज्यिक हितों पर ध्यान नहीं देता है। विश्व व्यापार संगठन है श्रमिकों के आधार, बाल श्रम, स्वास्थ्य और प्रेम से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा की जाती है। ये 3 मुद्दे हैं जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन की आलोचना की जाती है, या ये विश्व व्यापार संगठन की 3 कमियां है, या विश्व व्यापार संगठन के नकारात्मक प्रभाव है। आगे 10वां प्रश्न है व्यापार की विनिमय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। विनिमय व्यवस्था यानी आदान प्रदान। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप है वो विनिमय व्यवस्था था। आदान प्रदान यानी अदला बदली, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती। भारत में गुवाहाटी के जोगी रोड में जॉन बिल मेला में यह व्यवस्था आज भी प्रचलित है। जो भारत में असम की राजधानी गुवाहाटी उसमें एक जोगी रोड नामक क्षेत्र है जहाँ जॉन बिल मेला लगता है, उसमें आज भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। आज भी वह वस्तु विनिमय व्यवस्था जीवित है। आगे 11वां प्रश्न है रेशम मार्ग, आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता था। इस मार्ग से व्यापारी भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थान चीन में बने रेशम, रोम के ऊन और बहुमूल्य धातुओं और अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। इस कारण इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। ये रोम को चीन से जोड़ता था, लगभग 6000 किलोमीटर लंबा था। आगे 12वां प्रश्न है मुक्त व्यापार किसे कहा जाता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए। मुक्त व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार कहा जाता है, यानी किसी दूसरे देश से व्यापार करने किसी प्रकार का शुल्क या टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार कहा जाता है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, आपको दोनों लिखना है। सकारात्मक प्रभाव, इसमें दोनों देशों के मध्य सीमा शुल्क है वो घटा दिया जाता है, जिसके व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इससे घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी स्थानों से व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको सभी स्थानों से व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का मौका मिलता है। इसके नकारात्मक प्रभाव, इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें समान अवसर नहीं मिलता और डंप की गई वस्तु कारण किसी भी देश के घरेलू उत्पादों को हानि होती है। ये मुक्त व्यापार के 2 नकारात्मक प्रभाव और 2 सकारात्मक प्रभाव है। आगे 13वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख 2 प्रकार कौन से, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। पहला द्विपाक्षिक व्यापार, यहाँ 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपाक्षिक व्यापार कहा जाता है। 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे द्विपाक्षिक व्यापार कहा जाता है। बहुपाक्षिक व्यापार द्विपाक्षिक व्यापार, यह व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के मध्य किया जाता है। सदस्य देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रमुख प्रकार है। द्विपाक्षिक जिसमें 2 देशों के मध्य व्यापार किया जाता है, बहुपाक्षिक जिसमें अनेक देशों के साथ या विभिन्न देशों के साथ व्यापार किया जाता है। आगे 14वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को क्या फायदा होता है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञता और श्रम विभाजन पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूर्णता और हस्तांतरणता के सिद्धांत पर आधारित होता है। आधुनिक समय व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। यह देशों की विदेश नीति से संबंधित भी है। विकसित परिवहन और संचार प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ को कोई भी देश है वो छोड़ना नहीं चाहता है। आगे 15 प्रश्न है पतनों का वर्गीकरण उनके अवस्थिति के आधार पर कीजिए। जो पतन होता है प्रमुख उनके अवस्थिति के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है। जो पतनों के जितने भी प्रकार है उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। वो अवस्थिति के आधार पर हो, विशिष्टकृत कार्यों के आधार पर हो। अवस्थिति के आधार पर पतन 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी के द्वारा जुड़े होते हैं। जिस प्रकार मानचेस्टर पतन है एक नहर द्वारा, और मेम्फिस पतन है वो मिसिसिपी नदी के द्वारा जुड़ा होता है। भारत का जो कोलकाता पतन है वो हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है।
बाह्य पतन ये गहरे सागरीय जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर स्थापित होते हैं। ऐसे बड़े आकार के जल यानों के आवागमन के लिए उपयुक्त है। ये पतन होते हैं जहाँ जो वाहन मुख्य पतन तक नहीं पहुंच सकते उनको वहां रुकाया जाता है। उदाहरण के लिए एंथेस पतन है, बाह्य पतन पिरई से जुड़ा हुआ होता है। अंतर्देशीय पतन तो वो होता है जो स्थलीय भाग के अंदर होता है, किसी नदी या नहर के द्वारा समुद्र से जुड़ा होता है। और जो बाह्य पतन है वो समुद्र में अंदर ही स्थापित किया जाता है। जो बड़े जलयान है वो समुद्र के किनारे तक नहीं पहुंच सकते उनको वहां रुकाया जाता है। जैसे एंथेस पतन है वो बाह्य पतन है, और जो कोलकाता पतन है वो अंतर्देशीय पतन है, मेम्फिस पतन भी अंतर्देशीय पतन है, और मानचेस्टर पतन है अंतर्देशीय पतन है। आपको इन उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 16 प्रश्न है, विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार बताइए, यानी कार्यों के आधार पर पतनों के प्रमुख प्रकार कौन से। इसमें पहला है तेल पतन। इन पतनों पर मुख्य रूप से तेल का आयात निर्यात होता है। इनमें से कुछ ऐसे पतन है जहाँ तेल के टैंकर खड़े किए जाते हैं, इन्हें टैंकर पतन भी कहा जाता है। जैसे वेनेजुएला में माराकाइबो पतन है, ट्यूनीशिया में एस्किरा पतन है, लेबनान में त्रिपोली पतन है। इन तीनों उदाहरणों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। कुछ अन्य पतनों पर तेल शोधनशालाएं भी स्थापित की गई जिन्हें रिफाइनरी पतन कहा जाता है। जहाँ तेल शोधनशालाएं स्थापित की उन्हें रिफाइनरी पतन कहा जाता है। जैसे पर्शिया फारस की खाड़ी पर स्थित जो अबादान पतन है वो एक तेल शोधन पतन है। जो माराकाइबो, एस्किरा और त्रिपोली पतन है ये महत्वपूर्ण तेल पतन या टैंकर पतन है। कार्य के आधार पर दूसरा पतन है मार्ग पतन या विश्राम पतन। ये ऐसे पतन है जहां जलपोत ईंधन या खाना लेने के लिए रुकता है, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। तीसरा पतन है पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हैं। जलीय क्षेत्रों का आर पार डाक या यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। इनके ठहरने के स्थान को पैकेट स्टेशन कहा जाता है। जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में जो डोवर और फ्रांस में कैलाइस पतन है, इन्हें पैकेट पतन कहा जाता है। ये फेरी पतन होते हैं, ये छोटे पतन होते हैं जो यात्री परिवहन वाले जहाज होते हैं उनके रुकने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हैं। चौथा पतन है आंतरपो पतन। ये पतन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने कार्य करता है। इसमें माल का भंडारण बड़े बड़े गोदाम किया जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। उन्हें आंतरपो या एक तरह पतन भी कहा जाता है। जैसे सिंगापुर है वो एशिया के लिए आंतरपो पतन है, रोटरडम है यूरोप के लिए आंतरपो पतन है, और कोपेनहेगन क्षेत्र के लिए यूरोप क्षेत्र के लिए एक आंतरपो पतन है। आपको इन तीनों आंतरपो पतन का ध्यान रखना है। सिंगापुर में एशिया के जितने भी देश है उनका महत्वपूर्ण माल है सिंगापुर पतन से लाया जाता है, वहां से अन्य देशों को भेजा जाता है। आंतरपो पतन को एक तरह पतन भी कहा जाता है। विशिष्टीकृत कार्य के आधार पर 5 पतन है। नौसेना पतन, ये सामरिक महत्व यानी युद्ध के महत्व पतन है। यहाँ पर नौसेना के लड़ाकू जहाजों खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने और लंगर डालने की व्यवस्था होती है। जैसे कोच्चि और कारवार भारत में नौसेना पतनों के उदाहरण। आपको ये पतनों की परिभाषा और उनके उदाहरण विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17 प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, उसके प्रमुख आधार भी पूछे जा सकते हैं। उसका पहला आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भौतिक संरचना जैसे उच्चावास, मृदा, जलवायु में भिन्नता कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। इस विविधता कारण कहीं खनिजों का आयात करना पड़ता है, तो कहीं कृषि संबंधी वस्तुओं का आयात भी करना पड़ता है। यही विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तैयार करती है। यानी प्रत्येक देश के जो राष्ट्रीय संसाधन है उसमें विविधता पाई जाती है, अलग अलग पाए जाते हैं। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है जनसंख्या कारक। विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण, उसकी विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के व्यापार और मात्रा को प्रभावित करता है। यानी जिस क्षेत्र में वो जनसंख्या अधिक होगी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग भी अधिक होगी। तीसरा आधार है आर्थिक विकास की प्रावस्था। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास की अवस्था से उस देश के व्यापार की गई वस्तुओं का प्रकार निर्धारित होता है। कृषि प्रधान देशों में विनिर्माण वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि विश्व के औद्योगिक दृष्टि संपन्न राष्ट्र है मशीनरी और निर्मित माल का निर्यात करता है और कच्चे माल और खाद्यान्नों का आयात करता है। यानी आर्थिक विकास की दशा यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। जिस देश में जो माल बनता है उसका निर्यात किया जाता है, अन्य देशों में भेजा जाता है, उसका व्यापार किया जाता है। या जिस वस्तु की मांग अधिक होती है, जिस वस्तु की डिमांड अधिक होती है, उस वस्तु का अधिक व्यापार किया जाता है। चौथा विदेशी निवेश की सीमा। ऐसे विकासशील देश जिसके पास खनन, भारी अभियांत्रिक, बागवानी, कृषि आदि के लिए पूंजी का अभाव, उन देशों में विदेश निवेश व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व के औद्योगिक राष्ट्र है विकासशील राष्ट्रों में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना करता है और इसके बदले वे अपने देश के लिए खाद्य पदार्थ और खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा अपने उद्योगों में निर्मित उत्पादों के लिए देश और विदेश में बाजार भी निर्मित करते हैं। आगे 5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है परिवहन। वर्तमान में रेल, समुद्री और वायु परिवहन के विकास और विस्तार और प्रशीतन और बेहतर सुविधा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया है। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख 5 आधार आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आप अगर यदि इन पॉइंटों के नाम याद रख लेते हैं, 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, आप भाषा बनाकर आराम से लिख सकते हो। आपको समझ कर इनका उत्तर लिखना है। आगे 18 प्रश्न है निपटाए गए 9 भार के आधार पर पतनों के नाम लिखिए। जो 9 भार होता है यानी कौन सी वस्तुओं का परिवहन किया जाता है उसके आधार पर पतनों
तीन प्रकार के होते हैं। औद्योगिक पतन जहां से औद्योगिक सामान का आयात निर्यात किया जाता है, वाणिज्यिक पतन जहां से व्यापारिक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, विस्तृत पतन जहां पर सभी वस्तुओं या भारी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। ये निपटाए गए 9 भाग के आधार पर 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। उसके बाद इस पाठ के महत्वपूर्ण फैक्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है, सैलरी शब्द है वो लैटिन भाषा के सैलरियम से बना, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। और दूसरा 15वीं शताब्दी से यूरोपियन उपनिवेशवाद शुरू हुआ, यानी जो यूरोपियन राष्ट्र है उन्होंने दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिकार करना शुरू किया। इसमें चौथा बिंदु है व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था खोलने कार्य मुक्त व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी व्यापार हेतु अपने देश की अर्थव्यवस्था खोलना मुक्त व्यापार कहलाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम। आपसे ये पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खाली जगह का परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम। पांचवा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय और पतन होता है, पोताश्रय और पतन में भी आपके अंतर पूछा जा सकता है। आगे सातवां एक पतन द्वारा निपटाए गए 9 बार उसके पश्च प्रदेश के विकास का सूचक होता है, यानी एक पतन के द्वारा किस प्रकार का 9 बार किस प्रकार की वस्तु आयात निर्यात किया जाता है, ये उसका जो पश्च प्रदेश उसे जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उसके विकास के स्तर का सूचक होता है। 8वां विश्व का अधिकांश महान पतन है विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए। ये आपके 30 इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 500 पाठों का 18 नंबर के, ये आपके आज के इस सेशन में 18 नंबर पूरे हुए और 8 नंबर के प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखे थे पहली और दूसरी के। इस प्रकार आपके 26 नंबर क्लियर हो गए। अगली क्लास में हम विश्व के मैप के बारे में बात करेंगे। ये आपके एक किताब पूरी हुई और दूसरी किताब की बात भी हम अगली क्लास में करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको 3 से 4 बार जरूर पढ़े, आपको ये परीक्षा में अति फायदेमंद साबित होंगे। आप इनकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लेना। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।